तो इसी दौरान मैं फिर दिल्ली आया हुआ था, तो मेरे से राम गोपाल बजाज से मुलाकात हुई। वो कहने लगे, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, जी अभी तो ऐसे ऐसे थिएटर का ये कर रहा हूँ, थिएटर करते हैं। तो कहने लगे, आप ऐसा करो ना, आप यहीं दिल्ली आ जाओ। तो मैंने कहा, जी यहाँ कैसे आ जाऊँ? तो कहने लगे, कोई नहीं, मैं आपको काम दिलाता हूँ, आप यहाँ ज्वाइन करें, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको करना चाहिए। तो हालांकि वो नाराज़ थे कि मैं एनएसडी ज्वाइन नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे संभव ग्रुप के साथ जोड़ दिया, और मुझे एक प्रोडक्शन रवि शर्मा की थी और एक रंजीत कपूर की, पांचवा स्वार। तो उसमें मेरे को प्रोडक्शन में ले लिया। उसमें बॉबी था, दीपा थी, तब दीपा मेहता के, तब ये दीपा मेहता नहीं लिखती थी शायद, तब मुझे ध्यान नहीं, हाँ वो भी थी। तो उन्होंने कहा कि जी आपका जो है ना यहाँ का खाने पीने का वो खर्चा हम पे कर देंगे, रहने का आप अपने आप कर लो। तो मैं कैंट में अपनी मासी रहती थी, वहाँ रहने लग गया और उनके साथ प्रोडक्शन में काम करने लगा। अब इसी दौरान एक दिन मैं श्री राम सेंटर पे बैठा था, तो मिसेज महर्षि अंजला मैडम आ गई। वो आई, वो कहने लगी, वो तो ग्रुप शुरू होकर हो रहा है हमारा, हो गया तैयारी, और अब आपको वहाँ चलना होगा। और आप तो वहाँ पहुँचे। तो करके मैं वो ग्रुप फिर छोड़ गया, और फिर हमने वो चंडीगढ़ में आके पृथ्वी ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें काम शुरू किया। फिर पृथ्वी ग्रुप के जो पृथ्वी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से शुरू चंडीगढ़ में किया था, उसमें फिर मैंने बिच्छू नाटक मोहन महर्षि जी के निर्देशन में किया। और उसमें मैंने फिर बिच्छू का जो रहमत का रोल है वो उसमें तब किया था उसमें। तो दोस्तों, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी यशपाल जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका अच्छे शब्द के लिए। परेशानियां तो बहुत आई। परेशानियों की तो मैं क्या बताएं आपसे, जिक्र अब जब आपने कहा है तो मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ। परेशानियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है असल में, और वो सबक भी है औरों के लिए भी कि कैसे उसमें से निकला जाए और कैसे काम किया जाए। यशपाल भाई, जब मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो सबसे पहले तो एक हरियाणवी उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर नहीं था, और उसमें हर साल हरियाणवी इवेंट जोड़ देना, हर साल उसमें फिर यूथ फेस्टिवल में एक हरियाणवी इवेंट जोड़ देना। तो सबसे पहला तो जो डर था वो ये था कि तकरीबन सारे प्रिंसिपल्स पंजाबी समुदाय से होते थे, सारे मीडिया के जो लोग थे वो पंजाबी समुदाय से होते थे, तकरीबन सारे टीचर्स जो कल्चर के इंचार्जेस होते थे वो तकरीबन पंजाबी समुदाय से होते थे। तो सबसे पहला डर और भय, भय भी और एक घबराहट भी तो ये रहती थी कि ब्रांडिंग, कि मेरी कहीं एक ब्रांडिंग ऐसी ना हो जाए कि जिसमें मैं मतलब ये हो जाए कि जी ये इसने हरियाणवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, हो तो कर क्या रहा है ये तो एक मूवमेंट खड़ी कर रहा है। और फिर चारों तरफ से अपने लोगों की कोई सपोर्ट ना हो, क्योंकि हमारे लोग जो हैं सारे हरियाणवी, वो तो यूं कहते थे, मतलब सारा काम कर लो तो यूं कहते लाठर साहब आपका डूमरासी वाला काम भी बढ़िया है। मतलब उन्हें मतलब इतना ही कम्प्लीमेंट मिल सकता था, बस इससे ज्यादा नहीं। और इससे बच के रह के चलना, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि एक हरियाणवी लिटरेचर की भी, हरियाणवी कल्चर की, हरियाणवी बोली की मंच पे एक डोमिनेंसी क्रिएट करना, और इसके साथ साथ
उससे बच के भी रहना, कि उसके उस ऑनस्लॉट से, बाकी लोगों के ऑनस्लॉट से उससे बच के रहना, वो उससे भी बड़ा चैलेंज था। कितनी बार इस तरीके की बातचीत हुई कि जी हरियाणा दिवस है, तो जी इसमें हरियाणा दिवस कर रहे हो, रत्नावली कर रहे हो, फलाने कर रहे हो, तो इसमें भंगड़ा क्यों नहीं करने देते, भंगड़ा भी होना चाहिए परमिट। तो और ऐसी परिस्थितियां कई बार हो जाती थी क्योंकि हमारे लोगों को एक कल्चरल कॉन्शियसनेस थी नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल एक उदाहरण ही देता हूं कि साहब सतबीर कादियान मिनिस्टर थे और चौटाला की सरकार थी। वाइस चांसलर हमारे चावला साहब थे, बड़े भले आदमी थे अविनाश चावला जी। लेकिन नेचुरल है, एक पंजाबी, उसके लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होना वो भी वाजिब था उनका, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक का ही होना चाहिए, कोई भी पंजाबी समुदाय से भाई है उसका अपने उसके लिए भी होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो हुआ क्या कि इसी पे चीफ गेस्ट बुलाया, सतबीर का ध्यान चीफ गेस्ट आया हुआ उसमें रत्नावली वाले प्रोग्राम में, और साहब उसको पता नहीं किसने क्या लगा दी। तो वो जाके मंच पे जब भाषण देने लगे तो मंच पे भाषण दे के उन्होंने शुरू करा कि जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया है, इसमें मैं चाहूंगा कि जी भाई इसमें भंगड़े भी हों, इसमें गिद्धे भी हों, वो भी इंक्लूड करे जाएं, और कह के अपना भाषण भूषण दे के नीचे उतर गया। और मेरी सतबीर का ध्यान से एक व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे मेरी एक दोस्ती भी थी उनके साथ, तो इसलिए खुल कर मैं कह भी सकता था। तो जब वो नीचे आए उतर के, तो मैं उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब, सतबीर भाई, ये क्या कह के आ गए आप? बोले क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से तो हरियाणा का मंच हमने खड़े करा है हैं, ये तुम इसमें भंगड़े गिद्धे करवाने लग जाओगे तो यो प्लेटफॉर्म भी खत्म हो जाएगा। अरे पंजाबी के तो मैंने कहा कितने ही प्लेटफॉर्म है, हरियाणवी का एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है रत्नावली, बाकी कोई नहीं है। तो इस तरीके की भी दिक्कत आती थी। एक बार हमारे वाइस चांसलर होते थे एस एन आर्या, डीएन कॉलेज हिसार से थे, तो थे बड़े अच्छे दबंग आदमी थे, हमारे दोस्ताना भी खूब था। पहले वो प्रिंसिपल थे, तो क्योंकि प्रिंसिपल थे तो हमारी दोस्ती थी, और फिर वो आ गया वाइस चांसलर लग गए। वाइस चांसलर लगने के बाद उसके बाद हमारी दोस्ती और भी बढ़िया रही। तो उसके बाद वो बन गए वाइस चांसलर एचयू के। तो एचयू के वाइस चांसलर बन के जब चले गए तो उन्होंने मेरे से कहा कि लाठर भाई तू मेरे पास एचयू में आ जा, तेरे को वहां रीडर ग्रेड दूंगा, यानी कि प्रोफेसर और लेक्चरर के बीच का ग्रेड वो दूंगा, और मेरे पास टीवी का नया इक्विपमेंट आया पड़ा वो भी तेरे को दे दूंगा, साथ में तेरे को ई टाइप की अकोमोडेशन दूंगा, तू यहाँ जा। तो मैंने कहा जी ऐसा है, देखो आपका बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया है, ग्रेड ग्रूड की तो बात ठीक है, मैं एचयू में क्या करूंगा जाके, यहाँ एक हमने मंच बनाया हुआ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये खड़ा करा हुआ है, तो इसको बीच मझधार में छोड़ के चला जाऊं। आज आप वहाँ वीसी हो, 3 साल बाद 5-4 साल बाद आप चले जाओगे, फिर मैं कहा मैं क्या करूंगा वहाँ। तो मैंने जवाब दे दिया कि ना जी मेरे धन्यवाद, मैं नहीं आ सकता। तो आर्य साहब कहने लगे अच्छा कोई ना, तू ना आ। फिर मैं तेरा जो यहाँ वाला हरियाणा दिवस है ना, है इसने फेल कराऊंगा तेरे ने। मैंने कहा वो कैसे कराओगे? कहने लगे वहां एचयू में कराऊंगा, जैसे तू करे ना वैसे हरियाणा वहां कराऊंगा, और उसी तारीख ने कराऊंगा और तेरा फेल करूंगा। मैं कहा जी चैलेंज एक्सेप्टेड। तो जी हमने चैलेंज एक्सेप्ट करा। तो मैंने कहा जी फिर एक और मेरी भी सुन लो बात, कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। तो भाईजान मैंने कहा कि मैं तो जी आपकी मदद भी करूंगा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा जी मैं आपको सारे रूल्स वगैरह जो से है ना वो सब आपको दे देता हूँ, जो रूल का है और का है, क्या करना है आपने, कैसे करना है, वो सारे दे देता हूँ आपको। कहने लगे अच्छा भेज दे। है मैंने उठा के जी उनको सारा, कब बनाना, क्या करना, कैसे होगा, कैसे इवेंट होंगे, वेन्यू कैसे होंगे और होंगे, मैंने सारे के सारे उनको बना के दे दिए।
अब जनाब जब दे दिए तो अब मेरे समझ भी ये तो मैंने सोचना शुरू कर दिया साथ के साथ कि भाई ये करेंगे तो सारी टीमें तो वहां जाएंगी और वहां जब टीम में जाएंगी तो तू क्या करेगा। तो वो कहते हैं ना वॉर जब वॉर लड़ना हो तो वॉर के लिए तैयारी करनी चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स देखने चाहिए। तो जी मैंने अपने वीक पॉइंट देखने शुरू करे, समझ आया कि भाई आर्या साहब जो है, एक तो हिसार की कोई टीम नहीं मेरे पास आने की, फतेहाबाद की कोई नहीं आएगी मेरे पास टीम, जींद वाली कोई टीम नहीं मेरे पास आने की, है जी, वो ले जाएंगे। और सोचा मैंने कि भाई हो सके वो रोहतक भी करें, तो उन्होंने क्या करा बल्कि बसें भेज दी कि भाई बस पिकअप करने के लिए, और उन्होंने सारी टीमों को तैयार कर लिया। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। उस साल मैंने फिर जोर लगाया बाकी के एरिया की टीम्स का सारे का कि भाई इवन रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, सारे बल्लभगढ़ इधर की टीमों को मैं रोज फोन करने शुरू कर दिया, भाई आपने टीम भेजनी है, आपने टीम भेजनी है, आपने प्लीज भेजिएगा जरूर। तो उस साल उन्होंने करा, उनका भी कार्यक्रम कामयाब हुआ और मेरा भी कामयाब हो गया। तो अब उसके बाद वो कामयाब हुआ, मैंने फोन करा और उनको मुबारक भी दी जी, बहुत बढ़िया। तो ये उस वर्ष का हुआ। अब जब साहब अगला साल आया और मैं अपने यहाँ का सर्कुलर निकालने लगा, अपने हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह रत्नावली का, मैंने अपना सर्कुलर निकालना लगा जब यहाँ का नोटिफिकेशन पहला, वो निकालता था मैं तकरीबन सितंबर में। तो जब मैं सितंबर में नोटिस निकालने लगा तो मैंने आर्या साहब को फिर फोन करा। मैंने कहा आर्या साहब नमस्कार, कहते जी नमस्कार। मैंने कहा वो आलिया, हाँ जी सर्वदानंद आर्या, बिल्कुल बिल्कुल वही डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी। तो मैंने कहा जी वो आ गया हरियाणा दिवस। तो कहने लगे फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा जी वो फेस्टिवल कर रहे हैं ना आपने, तो उसका नोटिस निकाल दो, मैं नोटिस निकाल रहा हूँ। बोले बोले हो लिया बहुत, मैं कोई रोज रोज का ठेका ले रखा है, तू जाने तेरा हरियाणा डे जाने, तू कर अपना। मैंने बुलाता आई बार, एक बार कर दिया था, चैलेंज था, बात खत्म हुई। तो साहब उसके बाद फिर एचएयू ने नहीं करा, उसके बाद उन्होंने वो अपना खत्म कर दिया वहां से बाद। तो हमारा अगले साल से फिर हो गया। तो ऐसे ही एक बार फिर चैलेंज आ गए जब हम अपना कर रहे थे तो यूथ फेस्टिवल्स को लेके, तब वो जींद से उधर के कॉलेज सारे ही सारे उसके साथ जोड़ दिए, उधर की यूनिवर्सिटीज के साथ। तो फिर मेरे से लोग कहने लगे लाट साहब आपका तो सारा जींद हिसार वो फतेहाबाद वो तो उधर चले गए, तो आपके हरियाणवी आइटमों का अब क्या होगा। मैं कहा चिंता ना करो भैया, हमने अपना फिर काम शुरू कर दिया। तो अब ये सारे कॉलेज चले गए, फिर मैंने अपना ये यमुनानगर कॉलेज पकड़ा और अम्बाड़ा के कॉलेज पकड़े। और भाईजान हमने उनकी तैयारी करी, पैटर्नाइज करा, उनको तरीके बताए, जो कर सकते थे हम वो सारा करा। और करके नतीजा ये हुआ कि जब फिर आया इंटरवर्सिटी तो हमारे फिर हम अपना उसमें नंबर वन पे पहुंच गए। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो है ना ये अलग अलग समय पे आते रहे, करते रहे, लेकिन फिर भी हमारी यात्रा चलती रही। ऐसे ही एक बार हमने जो है अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने शुरू किया था, ये 85 ऑनवर्ड्स ही शुरू कर दिया था आते ही ज्वाइन करते ही। तो क्योंकि जब हम इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में थे तो वहाँ फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स चला करता था 10 डेज का। तो उसी उसमें मेरा संपर्क जो है सुरेंद्र चौधरी जी से हुआ था और गुलशन कपूर जी से। तो और पी के नायर जी जो वहाँ के आर्काइव फिल्म आर्काइव पुणे के डायरेक्टर थे। तो मैंने सोचा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ज्वाइन करा तो यहाँ भी हम इसी तरीके से 10 डेज का वो करें। तो किया तैयारी और हमने 86 से ही हमने ये 10 डेज का अपना फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स वहाँ पे शुरू कर दिया। तो इसी कोर्स में दूसरे साल में हमने, पहले साल तो वैसे ही किया था, दूसरे साल में फिर हमने सुरेंद्र चौधरी जी वगैरह से मिलकर प्लान किया कि हम यहाँ के एक बार सारे उनको भी बुलाएं, फिल्म एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, सब, और एक कॉन्फ्रेंस करें। तो हमने फिर उसमें क्या करा कि 10 दिन का तो वो करा एप्रिसिएशन कोर्स, और 10वें दिन जो है हमने ऑन ग्रोथ ऑफ
हरियाणवी सिनेमा एक कॉन्फ्रेंस रख दी साथ में, और उस कॉन्फ्रेंस में हमने सब लोग बुलाए जी, हरियाणा के, ये ओपी हरियाणवी जी भी आए थे अपने, और अपने कटारिया जी, क्या जितने भी हरियाणवी फिल्मों से जुड़े लोग थे, चाहे वो सब के सब हमने उसमें बुलाए। हमने गवर्नमेंट नॉमिनी भी नॉमिनेट कराए, और उसमें सारे हरीश खन्ना जी कभी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के रहे, उनको भी बुलाया उसमें एज चीफ गेस्ट, ताकि हम कुछ आगे बढ़ा सके चीज़ों को। और वो 10 दिन का सेमिनार और मतलब करके, और वो सारे लोगों को हमने चिट्ठी भी लिख दी, टीएडीए विल बी पेड और फलाना ये सब। और भाई साहब हुआ क्या कि मेरे पास पैसे बजट में थे नहीं, तो एक धनपराया करके कुरुक्षेत्र से फिल्म बनाई थी, भट्ट भट्ट है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, तो वो उसने भी तेरे पैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में कमाए हुए थे, तो उससे रिक्वेस्ट करी थी। उसने कहा जी मेरे को आप बुलाओगे तो गेस्ट बुला लियो ऑनर, तो मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा, जो बाकी का ऊपर का खर्चा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो बुला लिया। वो एन मौके पे जो है ना, वो डिसर गया, जवाब दे गया, तो पैसे से उसके तरफ से कोई आया नहीं, जब पैसे रहे नहीं, तो लेकिन ये है कि फिर हमने अपने में मंच संचालन करने लगा, जब शुरू किया कॉन्फ्रेंस, तो सबको मैंने बताया कि वे सभी लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उसमें जर्नलिस्ट भी, मीडिया क्रिटिक्स भी, सभी बुलाए थे लोग, चंडीगढ़ से भी, हर जगह से। तो वो करके और वो शुरू की, और उसमें हमने बताया कि भाई हमारे कुछ समय पैसों की मजबूरी है, सीमित वो है, और हालांकि मैंने आप सबको निमंत्रण दिया और उसमें लिखा भी है कि आपको हम पे करेंगे, तो थोड़ा सा हमारी मजबूरी का ध्यान रखते हुए अपने टीए बिल सबमिट करना। तो उसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया, कुछ लोगों ने और टीए डीए बिल नहीं क्लेम किए। हाँ, हमने सेवा पूरी की, सब कुछ किया, तो खैर करके वो हमारा बहुत बढ़िया कामयाब एक 86 या 7 की बात है, तब ये हमने उसमें कॉन्फ्रेंस किया था इस तरीके का। एक बार ऐसे ही रत्नावली का आयोजन हो रहा था, तो तब स्टूडेंट्स यूनियन की कुछ चेंज आ गई थी उसमें, स्टूडेंट्स यूनियन के उसमें पुराना ग्रुप निकलता है, नया ग्रुप आता है, तो नए ग्रुप ने अपनी लीडरशिप बनानी होती है। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना, फाजिल्का अबोहर के, वो आ गए थे, और उन्होंने यहाँ, क्योंकि पंजाबी वो शुरू किया था लैंग्वेज का इन्होंने, हमारे हरियाणा सरकार ने, और तो पंजाबी को सेकेंड लैंग्वेज करा, तो नौकरियों की पोटेंशियल हो गया था, तो फाजिल्का बोर्ड से सारे पंजाबी की एडमिशन लेने वहां आ गए। तो वो अब लीडरशिप, उनका ग्रुप काफी बड़ा हो गया था, बढ़ाना चाह रहे थे। बाय चांस क्या हुआ, ये रत्नावली चल रही थी, तो हम जैसे सारा कंट्रोल करते थे ऑडियंस की, आपको पता है हमारे उद्यम दर्शक हैं, तो हम ये रखते थे भाई, स्कीम बना के रखते थे आपस में कि जो कोई कर रहा हो तो उसको टारगेट कर ले, जाके पकड़ लेते थे, पकड़ के उसे बाहर ले आते थे, उठा के, लड़के को शरारती होता था तो ला के हर बार दो चार लगाते थे और भेज देते थे, या पुलिस के पकड़ा देते थे, वो दो चार लगा लेते थे। तो हुआ क्या कि एक लड़के को पकड़ा, वो हमारे वीरेंद्र पुनिया जी हैं, प्रोफेसर हैं अपने उसमें कॉमर्स में, अच्छे दबंग से आदमी है। तो एक लड़का बार बार कर रहा था, उसको दो तीन बार समझाया, नहीं माना, तो कभी किलकारी मारे, कभी सीटी मारे, कभी कुछ और कमेंट करे, तो जाके उनने वो पकड़ लिया, वो लड़का। वो जब पकड़ लिया तो पकड़ा, तो वो कहीं छुड़ा के भाग लिया, छुड़ा के भागा तो वो पिछले गेट की तरफ गया। अब वो लड़का बाद में पता लगा वो हमारा स्टूडेंट नहीं था, आउटसाइडर था, तो उसे रास्ते पता नहीं था, वो पिछले गेट की तरफ भागा, वो गेट बंद था, फिर वो दूसरे गेट की तरफ भागा, तो वो भागा, उसके पीछे पीछे बाकी सारे हम जैसे पकड़ने के लिए हम गए, तो करते कराते एक जगह पकड़ में आ गया, वो गर्मा गर्मी होगी, वहीं दो चार लगा भी दिए, बाहर ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले पकड़ के ले गए, अगले ने दो चार थाने में मारे मुरे, कैंपस पे पुलिस स्टेशन था, और मार मूर के दो चार छोड़ दिया। और भाई साहब इतने में अपना वो स्टूडेंट ग्रुप इकट्ठे हो गए आगे, उन्हें लीडरशिप का मौका मिल गया, और वो वहां से भागे भागे सारे के सारे ना मंच पे आके चढ़ गए, नारे लगाए शुरू किए, हमारे छात्र को रिहा करो, फलाना करो, ये करो। और भाई साहब पीछे हमारा साउंड इक्विपमेंट लगा हुआ, सब कुछ। मैं धीरे धीरे अपना साउंड इक्विपमेंट वाले को इशारा करा कि भाई सारा कर दे, और जो एक माइक है ना इनके हाथ में, बस ये सिंगल माइक रहने दे, बाकी हटाते रहे, न रोको कोई नहीं। और भाई साहब सारे डीन डून और सब जौन से ड्यूटी पे हुए सब भाग गए, और वहां हम
खड़े अकेले, देख रहे तमाशा, मंच पे जुट रहे। खैर कुछ मदद करने वाले भी होते हैं, कुछ साथ में प्रिंसिपल भी होते हैं एक आधे। धीरे धीरे करते करते मामला कंट्रोल करा, और फाइनली करके उन्होंने कहा कि भी एक बार लाठी साहब की भी तो सुन लो, इतनी मेहनत करते हैं, ये दिन रात करके करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं, इनको भी तो सुन लो एक बार, फिर तुम कर लेना, तुम कर। तो जी वो मुझे बुला लिया गया, मैं मंच पे गया, मैं माइक पकड़ लिया लड़कों से, मैंने कहा ला भाई दो माइक। तो उन्होंने माइक पकड़ा दिया, मैंने स्टूडेंट से बात करनी शुरू कर दी। मैं फिर अपना हरियाणवी में बोला उनसे, मैं कहा भाई आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, वो लड़का भाग गया, फलाना है, ये है वो है, आप ठीक कर रहे हैं, पर मैं एक बात पूछूं आपसे कि भाई ये जो तुम ये सारा रौला कर रहे हो, तुम ये, मैं इतने साल से रत्नावली ये अपना आयोजन करता हूँ, हरियाणा का एक ऐसा प्रोग्राम करता हूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि ये अगले साल से बंद हो जाए? तो सारे बोले ना, बंद नहीं हो। तो मैंने कहा क्या तुम ये चाहते हो कि ये आगे भी आइंदा शुरू रहे? तो अगर चाहते हो कि अगले साल में भी शुरू रहे तो हाथ खड़े करो। तो सबने हाथ खड़े कर दिए। अरे मैंने कहा तुम भी कमाल के आदमी हो, हैं? यूं भी कह रहे शुरू भी कर दो, आगे भी शुरू रहे। और लोग तो कह रहे हैं कि इसने बंद करो, रोज बंद करने का कहें, कभी कहते हैं शाम ने बंद कर दो, कभी कहें सनसेट में बंद कर दो, और तुम कह रहे। तो खैर जी कर करा के मैंने कहा भाई वो लड़का पकड़ा था, आउटसाइडर था, यूं यूं करके पुलिस ने भगा दिया, वो छोड़ के चला गया। खैर बात होगी। और वो कार्यक्रम की दोबारा से हमने, इतने लोग, लड़कियां लड़कियां हमने सारी पहले ही बसों में बिठा दी थी ताकि सेफ्टी रहे। और फिर से दोबारा से वो बुलाए, एक टीम बुलाई, परफॉर्मेंस शुरू करा, और वो फिर से प्रोग्राम तब जाके वो शुरू हुआ। तो यूं करके वो फिर शुरू हो गया। तो हर साल अवरोधक तो कोई भी वाइस चांसलर नया आ जाता था जी, तो जो बाकी होते थे उनका कोई डीन बन जाता, कोई प्रोक्टर बनते, वो जाके पहले खड़े हो जाते कि जी बड़ी भीड़ हो जाती है, बड़ा हंगामा हो जाता है जी, हमें क्यों करना, हमारा क्या मतलब है करने का, ये सरकार का काम है करने का, ये इन्होंने फालतू में लाठर ने बखेड़ा छेड़ रखा है, इसकी हमें जरूरत क्या है। तो ऐसे भी हो जाते थे। और एक बार तो ये हुआ कि इतना तक हो गया कि हमारे वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल बालाराम, तो जनरल बालाराम जी थे, वो मैं उस समय की है आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। अमूमन तो ये होता है कि भाई अगर कोई अफसर कहे कि नहीं करना तो आपको हो जी मैंने क्यों करना, मेरी क्या ऐसी तैसी हो रही है। आदमी वो जो मैं पहले कह रहा था कि भाई एक आदमी को चुनना होता है, मतलब ये कि मैंने ये यात्रा चलनी है नहीं चलनी है। बड़ा आसान था कि ऐसे कार्यक्रम बंद हो जाए, मैं बाकी के अपने प्रोग्राम बाहर एज एन एक्टर करता। तो हुआ क्या, लेफ्टिनेंट जनरल बालाराम को किसी ने ये बात समझा दी कि जी इसमें बड़ा हंगामा होता है, आउटसाइडर आते हैं ये, और ये हमें कोई जरूरत नहीं है करने की। तो जनरल बालाराम के बात समझ में आ गई। उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के कहा कि भाई ये दिस ईयर नो हरियाणा डे, ये बंद करो, हमें नहीं करना। मैंने कहा सर क्या बात होगी? कहते नो दिस इज नॉट अवर जॉब, दिस इज जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, वो करेंगे, हमें नहीं करना। साहब मैं तो बड़ा घबराया। मैं तो देखो मेरी तो एक सारा जीवन जुड़ा हुआ चीज से। तो मैंने स्टैंड ले लिया, मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर हम ये प्रोग्राम कैंसिल करेंगे, इस प्रोग्राम के साथ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, और आप बिकॉज साउथ इंडिया से हैं, तो लोग ना इसको अदरवाइज लेंगे एंड पीपल विल ब्लेम यू टू बी एंटी हरियाणवी। और वो कहने लगे ओके ओके नो प्रॉब्लम, लेट देम। वो बड़ा स्ट्रांग डिसीजन मेकर था। मैंने कहा देख लीजिए सर, इट विल नॉट बी टेकन इन गुड स्पिरिट। कहते ओके नो प्रॉब्लम, इशू दी नोटिस। तो मैंने कहा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये नोटिफिकेशन मैं नहीं निकालूंगा कि हरियाणा डे नहीं होगा, ये नोटिस आप निकालोगे, हम तो नोटिस को इशू करेंगे, ऑर्डर आप करोगे तो निकालूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। वो कहने ओके ओके, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। और उन्होंने जी ऑर्डर निकाल दिए, फ्रॉम दिस ईयर नो हरियाणा डे सेलिब्रेशन। मैंने कहा अच्छा जी। उसने ऑर्डर कर दिया, हमने वो नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई करके मैंने, स्टूडेंट यूनियन का लीडर था उस टाइम, प्रेसिडेंट था प्रताप, जो आजकल बार काउंसिल का भी चेयरमैन चेयरमैन बने हुए हैं, तो उसको मैंने बुलाया। तो प्रताप को बुलाया, स्टूडेंट्स यूनियन के बाकी लोग भी बुला लिए। मैंने कहा भाई ये ऐसे ऐसे ऑर्डर कर दिया वाइस चांसलर ने, हैं? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम प्रधान कहीं के बन रहे हो, अगले साल चुनाव लड़ोगे, किस बात पे लड़ोगे? ये लड़ोगे कि भाई हरियाणा डे बंद हो गया तुम्हारे रहते हुए? तो कहने गुरु जी हम क्या करें? मैंने कहा भाई एक बात सुनो,
आप जाओ वाइस चांसलर के पास और बोल के आओ, धमका के आओ कि जी आप नहीं करोगे, ना करो, स्टूडेंट यूनियन करेगी। कहने लगे जी हम कैसे करेंगे? अरे मैं करवाऊंगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं करवाऊंगा। तो वो गए जी और वाइस चांसलर को जाके थ्रेटन कराए, जाके धमकाए कि जी होगा कैसे नहीं, हम करेंगे, स्टूडेंट यूनियन करेगी। सो वो भी वीसी तगड़ा था, कहने लगा ओके यू डू इट फाइन। और जी वो वापिस आ गए मेरे पास, आके कहने लगे जी हाँ वो कह रहा है यू डू इट। तो मैं कोई नहीं, चिंता ना करो, करते हैं। तो जी मैंने उनकी सारी तैयारी करानी शुरू कर दी, और तैयारी करते कराते फिर होगी। मैंने कहा अब जाओ बजट मांग के आओ, उससे कहो कि पैसे दो जी यूनियन को। वहां गए, उन्होंने पैसे भी अलॉट कर दिए। तो उस साल आयोजन करा मैंने ही, कराया मैंने सारा, लेकिन हुआ स्टूडेंट यूनियन के नाम से। और उस साल सर्टिफिकेट भी जो इश्यू हुए वो प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन के नाम से सर्टिफिकेट इश्यू हुए। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि वो इतने बढ़िया से हो गया, सारा कुछ ठीक ठाक हुआ। और चीफ गेस्ट वाइस चांसलर को बुलवाया स्टूडेंट यूनियन के थ्रू, वो आए और उस पर ही अगले ने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया कि जी अगले साल, पहले तब 2 दिन का होता था, अगले साल 2 दिन की बजाय ये 3 दिन का मनाया जाएगा। और तो हमारा ये फेस्टिवल आगे 2 की बजाय 3 दिन का शुरू हो गया। तो हम एक कदम और आगे बढ़ गए, और फिर करते करते अगले साल कुछ और आए, हमने 3 के 4 दिन कर लिए। इसी बहाने वो भी बताता हूँ कि 4 दिन कैसे किए। जी संदीप जी, संदीप भाई, अगर हाँ फिर हम उसमें थे। और फिर आपको ये भी याद होगा कि उसके बाद श्रीनगर का ट्रिप गए थे। तो जो उसमें प्रोग्राम में सारे स्टूडेंट्स थे। मैं वो असल में ट्रिप होता था इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल के, जो रिकमेंडेड स्टूडेंट होते थे उनका मैं एजुकेशनल ट्रिप ले जाते थे, और वो ट्रिप लेकर गए थे श्रीनगर। उसमें सारे जो चंडीगढ़ वाले परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स थे, उन सबको भी उसमें ले गए थे। और वो मेरे ख्याल है चंडीगढ़ का ट्रिप जो, सॉरी श्रीनगर का जो ट्रिप था, वो आपको याद तो होगा ही होगा। और उसका भी बड़ा एक आनंद रहा था। कहाँ हम सबको, क्या हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए थे। हम अपने बोंगो वोंगो कॉन्गो, ड्रम्स और गिटार, और साथ में हम बैटरी चार्जर भी। और वो जाके शालीमार गार्डन और वहां भी परफॉर्मेंसेस उनके किए थे। और जब वापिस वहां फिर हम हाउस बोट में भी और में भी सारे में सबको घुमाया स्टूडेंट्स को। हुआ क्या कि जब वहां से वापिस आए, हम जम्मू पहुंचे, तो मेरे पास पैसे बच गए थे सरप्लस। तो मेरे पास पैसे बच गए, और कोई होता तो खा पी के अपने लगा लेता है साइड में। तो मेरे को लगा यार पैसे बच गए हैं, और ये पैसे भी खर्च क्यों ना लिए जाएं। तो फिर मैं सबको वहां वैष्णो देवी ले गया था। और वैष्णो देवी ले जाके मैंने सबके लिए ये करा था कि भाई सारों को, वो क्या रेट था तब, शायद 80 रुपया कुछ था उसका, टट्टुओं का। मैंने कि वो जो म्यूल्स वहां हायर करते हैं, तो फिर हमने वो सारों के लिए म्यूल हायर करे थे। और कुछ दो चार थे लोग जो अपने, उन्होंने कहा जी नहीं हम तो पैदल जाएंगे। अदरवाइज हमने पूरे 80-90 लोगों के लिए वो सारा घोड़े हायर करे थे, और वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए गए। तो मेरे वो पैसे पूरे खर्च हुए थे तब। जी जी संदीप भाई, हाँ आपके अच्छा कमर में बैक एक है, ओहो, अरे क्या बात भाई, जरा ये तो ध्यान से करो, और इसकी कुछ अपना जो भी पैथोलॉजिकल भी है, मेडिकल, इसका ज़रूर लो ट्रीटमेंट। और वैसे तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हेल्प करती हैं, वो सिकाई विकाई और वो सब। तो फिजियोथेरेपी जो है, थेरेपिस्ट से ज़रूर करो संपर्क, ताकि उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सको। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मेरे पास यहाँ दिल्ली में एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं उनकी भी मदद और गाइड वो ले सकता हूँ। जी संदीप भाई, yes, it's really nostalgic. In fact, I also enjoy that, remembering all that. Yes, हाँ आप सोलो में थे, वो फेस्टिवल था, मैंने शुरू किया था फोक फेस्ट के नाम से, फोक फेस्ट के नाम से शुरू किया था। और बहुत बढ़िया उसकी टीम मेरी थी उसमें। जो रेक कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स जो है ना, वो मेरे साथ सारे एज वॉलंटियर काम किया करते थे, डिजाइनिंग का भी काम वो करते थे। और उसमें वो सागर यूनिवर्सिटी वाले आए थे उसमें। तो वो मैंने 2-3 साल मैंने कंटिन्यू रखा वो फोक फेस्ट।
और उसमें फ़ोक डांसेस होते थे, अलग-अलग स्टेट्स के, और उसमें सोलो डांस भी था और आपका प्राइज़ भी था। और जगबीर बड़ा टैलेंटेड लड़का था, मोनो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करता था, और इवन चंडीगढ़ वाले फेस्टिवल में भी उनकी मोनो एक्टिंग जो है वहाँ जगबीर राठी की थी। और इसी तरीके से वो फ़ोक फेस्ट रहा 2-3 साल, मैंने 3 साल किया, उसके बाद फिर वो उसको बंद कर दिया था। कई चीज़ें शुरू की जाती हैं, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ 10 डेज़ का फ़िल्म एप्रिसिएशन कोर्स था, वो भी कुछ कारणों से बाद में जाके बंद क्यों करना पड़ा कि वो पहले सामान ट्रंकों में फ़िल्में आती थी और हमें ट्रंकों में लेके आनी पड़ती थी वो। तो वो फिर वो ट्रंकों से आनी बंद हो गई, फिर वैसे कैसे मँगाएँ? फिर वो सीडीज़ का दौर आ गया, उस बीच में कुछ और ऐसे ही हुआ, तो वो 10 दिन का जो आए साल हम फ़िल्म एप्रिसिएशन कोर्स करते थे, तो वो भी बंद हो गया था इसी तरीके से। ऐसे ही फ़ोक फेस्ट भी एक बार कुछ ऐसा हुआ तो उसमें बंद करना पड़ा। बात ये है कि स्टूडेंट्स के साथ और मैं यशपाल जी की बात का भी अभी जवाब देता हूँ, यशपाल जी ने जो प्रश्न पूछा। अब आपने याद कराया मुझे, तो जब वो मैं आपकी रिहर्सलें वगैरह वहाँ सारी लेता था, सुबह से लेकर शाम तक हम रिहर्सल किया करते हो चंडीगढ़ वाले फेस्टिवल के लिए। तो बल्कि क्योंकि डांस कर के थक जाते थे, तो मैं सबको जूस पिलाता था। अरे एनर्जी एनर्जी नहीं आएगी तो एनर्जी के बिना कैसे करेंगे? तो आई वुड इमीडिएटली ऑर्डर सारे स्टूडेंट्स के लिए जूस लेकर आओ और उनको जूस पिलाओ। तो वो चीज़ होती है कि आई वाज़ आल्सो एन आर्टिस्ट एंड आई वुड फील इनटू स्टूडेंट्स एज़ एन आर्टिस्ट एंड आई वुड फील इनटू व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट, व्हाट वुड बी माय रिक्वायरमेंट। तो मैं वो करके बल्कि उसमें मैं वो जूस पिलाता था, जूस में वो मिक्स करके साथ में ग्लूकोज मिक्स करके फिर सबको वो देता था मैं। यशपाल जी, जहाँ तक है जातिगत ये सब चीज़ों की, मैंने आपको बताया ही कि मैं ये सदा उसको मुझे ये सॉर्ट डाउन करना था बार-बार, क्योंकि वो हमें उस पंजाबियत के उससे मेरा पंजाबी से नहीं है, मतलब मेरा पंजाबियत से, हमें उस पंजाबियत की डोमिनेंसी से बाहर निकलना था और बाहर निकल के और फिर हरियाणवी संस्कृति की एक डोमिनेंसी वो करनी थी। ये एक मिशन था। तो नेचुरल है, अगर किसी का उसमें वो फीलिंग आएगी तो उससे बचना भी था, और हमें किसी भी तरीके के मतलब एक फैनेटिसिज्म से भी बचना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो बड़ा सोच समझ के चलना ही पड़ता है उसमें। हाँ, जहाँ तक है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट के साथ जो मेरा रवैया रहा है, स्टूडेंट को मैंने सदा स्टूडेंट माना है। मैंने कभी स्टूडेंट को फ़ेवर आउट ऑफ द वे नहीं किया। चाहे वो कोई जाट हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे पंजाबी हो, लेकिन जिसका ड्यू है, वो सदा उसको ड्यू दिया। उसको ये महसूस नहीं होने दिया। अगर मैं हरियाणवी हरियाणवी डांस और ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं बार-बार मंच से बार-बार लोगों को ये बात कहता था कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी माँ से प्यार करूँ, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी माँ का आदर करूँ, आप ये चाहते हो कि मैं आपकी माँ बोली से प्यार करूँ, आप ये चाहते हो कि मैं आपकी माँ बोली का आदर करूँ, तो आपको मेरी माँ से भी प्यार करना पड़ेगा, मेरी माँ का भी आदर करना पड़ेगा, और आपको मेरी माँ बोली से भी प्यार करना पड़ेगा। अगर मैं आपकी माँ बोली को प्यार और आदर नहीं करूँगा, तो आप मेरी माँ बोली को प्यार आदर नहीं करोगे। और इसलिए मैं जहाँ वो रखता हूँ, तो अगर मैंने हरियाणवी कविता रखी, तो वह पंजाबी कविता भी रखी। लेकिन उनको ये सदा रहा, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप ये आपका आप सहयोग दे रहे हैं इसमें। आप सहयोग देंगे तो आपके लिए भी सहयोग पैदा होगा। तो मैं दूसरे इवेंट्स क्रिएट कर देता था उनके अल्टरनेट में। तो ये एक तरीका है कि बिना बायस के काम करने का। क्योंकि मैं ये मेरे पे कभी भी ब्रांडिंग नहीं हो पाई 30 साल में। किसी ने मुझे आकर कभी ये नहीं कहा कि जी मैं जाट को फ़ेवर करता हूँ, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं हरियाणवी को फ़ेवर करता हूँ। क्योंकि जिसका जो ड्यू है, उसको भी प्लेटफ़ॉर्म उतना मिल जाना चाहिए। तो जब आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, तो नहीं होता। रह गई बात इस ग्रुप्स में, और आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी हैं इसमें। जिसका कैलिबर है, उसके कैलिबर के मुताबिक उसको उतना वेट मिलना चाहिए, है ना? उसको उतना महत्व मिलना चाहिए, वो मिले, और उसमें फिर कोई जाति आती ही नहीं। वो तो टैलेंट है, जिसका टैलेंट है,
उसकी उतनी कदर हो और उतना ही बराबर का उसको स्नेह मिले, उतना ही उसकी कोई ज़रूरत हो, वो ज़रूरत पूरी हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसी उससे मैं सदा शायद इस दाग से, कास्टिज़्म के, इज़्म के, इससे बच पाया हूँ, क्योंकि मैंने सबको बराबर में ही रखा। में ही जी, जी, संदीप भाई आपने तो बड़ी मीठी-मीठी यादें दिला दी। बिल्कुल, तो श्रीनगर का ट्रिप और एक ट्रिप साउथ इंडिया का और एक ट्रिप हमारा हम शिलांग का। ये तीनों ट्रिप्स जो है ना, बहुत गज़ब के रहे, बहुत एन्जॉयमेंट किया और एक अलग एक्सपीरियंस के साथ रहे। और शायद आपको याद होगा, हमारे साथ 2 अफ्रीकन्स भी होते थे, एक जैकब था, जैकब के साथ एक और दूसरा था, वो नाइजीरिया का या कहाँ का था, है ना? आपने देखा होगा कि हम उनको भी पूरा महत्व देते थे। उनको भी हम साथ में टूर ट्रिप्स में लेकर गए, सब जगह। तो वो चाहे मेरे आप स्टूडेंट हों, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो साउथ मतलब वो अफ्रीकन थे, तो वो कितने वो कॉमर्स में थे जबकि और हमने उनको पूरे से वो जैकब खूब मस्ती मारता था। जैकब हमारे साथ साउथ इंडियन ट्रूप में जैकब था, उसके साथ एक और थे। तो 2 थे वो, दोनों ने उन्होंने भी पूरा हमारे साथ इसी तरीके से हिंदुस्तान देख लिया था। एक ट्रिप और है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं सभी से क्योंकि नॉस्टैल्जिया तो शेयर कर ही लेना चाहिए कभी भी दिमाग में आए जब ध्यान में आपने ट्रिप्स की संदीप ने याद कराई है। तो एक बहुत ही बेहतरीन और गजब का ट्रिप था, मुझे ईयर अभी याद नहीं, और वो हमें जाना था अ, अक, अकोला। अकोला में लेकर गए थे हम। तो वो ट्रिप जाना था, वो भी एक मतलब सही याददाश्त के काबिल ट्रिप है। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो ट्रिप कैसे याददाश्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। ये ट्रिप अकोला का था, तब मैंने नई-नई गाड़ी ऑफिस के लिए खरीदी थी, माज़दा स्वराज माज़दा नई गाड़ी आई थी, अभी नई-नई गाड़ी आई थी और वो ट्रिप हमें लेके जाना था। तो मैं जहाँ से हम चले उसमें 25 स्टूडेंट्स थे हमारे साथ और तो हम जब वहाँ से चले अ, हाँ, हाँ, गुलबर्गा, अकोला का नहीं, ये गुलबर्गा का ट्रिप था। तो गुलबर्गा वाले ट्रिप में हम वो गाड़ी लेके चले। अब जब निकलने लगे तो मैंने उससे पहले मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके चक्कर लगाए, तब ये कोई गूगल मैप्स और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो ना ही ऑनलाइन कुछ चीज़ें होती थी। तो मैं दिल्ली आया और वहाँ नई सड़क से आके मैंने सारे मैप्स-वैप्स जो है ना वो खरीदे, डिटेल सड़कों के मैप्स और वो लेके मैंने अपना सारा कुछ ताना-बाना बनाना शुरू करा, कहाँ से जाएँगे, कहाँ से नहीं। तो जब गाड़ी से निकलने लगे, तो मैंने वो ट्रिप पहले 15 जबकि 5 दिन का फेस्टिवल था और आना-जाना 1 दिन का वो रहता है, 2 दिन लग जाएँगे। तो मैंने वो सारा कुछ तैयार करा और वो 20 दिन का ट्रिप बना दिया और 20 दिन का ट्रिप बना के मैं जब स्टूडेंट्स को निकाला बाहर नीचे लेके आया ऑफ़िस से, तो मैंने कहा, "भई एक बात सुन लो, बोलो।" ये ट्रिप तुम्हें ऐसा दिखा दूँगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर मैं यूँ कहूँ कि चमगादड़ की तरह लटक जाओ तो लटक जाना, जहाँ कहूँ यहाँ खा लो तो खा लेना, जहाँ कहूँ नहीं खाना तो ना खाना। अगर आप मेरी बात ये मानने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें ऐसा ट्रिप बनाऊँगा कि तुम याद रखोगे सारी उम्र। और ऐसा ही हुआ, स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कमिटमेंट दी और हम वहाँ से निकले और दिल्ली से निकले, आगरा से निकले और झांसी पहुँचे। हमने झांसी से डायवर्शन ले लिया। हम झांसी से हम निकल कर हम खजुराहो पहुँच गए। खजुराहो जाने से पहले रास्ते में एक जगह हमें कुछ दूर से दिखाई दी, जो हमारे मैप पे भी कहीं हमें लोकेट हुई थी। तो मैंने पूछा लोकल रोक के गाड़ी, वो क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं दूर? तो उन्होंने बताया सोनागिरी टेम्पल है, जैन टेम्पल्स हैं। हम वहाँ भी चले गए। फिर उसके बाद वहाँ चक्कर लगा के गाड़ी फिर चलाई और आके
खजुराहो पहुंच गए, खजुराहो रुके, फिर खजुराहो से राजगढ़ गए, फिर वहां से हम निकले और निकल के होशंगाबाद पहुंच गए। होशंगाबाद से पहले वो फिर भीमबेटका केव्स आती हैं, स्टोन केव्स, वहां पहुंच गए, भीमबेटका पहुंचे, फिर होशंगाबाद पहुंच गए, होशंगाबाद से फिर वहां रुके, फिर हम जबलपुर पहुंच गए, जबलपुर से हम गाड़ी लेके नागपुर पहुंच गए, नागपुर से हम गाड़ी लेके हैदराबाद पहुंच गए, वहां हैदराबाद में सारे म्यूजियम व्यूजियम दिखाए, हैदराबाद से हम गोलकुंडा आ गए, गोलकुंडा से हम घूमते हुए गुलबर्गा पहुंच गए और गुलबर्गा में फेस्टिवल था। फिर गुलबर्गा में 5 दिन का फेस्टिवल किया और फेस्टिवल करके गुलबर्गा से निकले, गुलबर्गा से हम औरंगाबाद पहुंचे, औरंगाबाद अजंता के वे सब सारी केव्स वेव्स वहां देखी, और फिर औरंगाबाद से वापस आ गए, औरंगाबाद ठहर गए हम, अजंता वगैरह देख के फिर वापस औरंगाबाद आ गए, फिर हम वहां से इंदौर पहुंच गए, इंदौर से फिर मैं उनको ले गया मांडू, मांडू में वहाँ जहाज महल है, बाज बहादुर रूपमती का महल है, वहाँ सारे घुमाए, वहां से इंदौर से घुमा के फिर वापस आ गए, इंदौर इंदौर आ गए, फिर इंदौर से जो है फिर हम आगरा पहुंच गए, आगरा से फिर जो है हम आगरा सारा घूमे, फतेहपुर फलाना ये सब ताजमहल सारे घूमे, फिर वहां से वापस कुरुक्षेत्र। तो ये एक लाजवाब सा ट्रिप रहा स्टूडेंट्स के साथ, और उसमें सारे हमारे पास मौज मस्ती के लिए स्टूडेंट्स थे, गाने बजाने के लिए थे, और बहुत आलीशान ट्रिप रहा। जबकि मुझे गुलबर्गा में ब्रोंको निमोनिया हो गया था, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं बल्कि वहाँ 4 दिन हॉस्पिटल में रहा ब्रोंको निमोनिया की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ट्रिप नहीं छोड़ा, और ये हम सब उसके बाद भी हम मांडू शांडू और बीमार में ही हम घूम फिर के फिर वापस आए। चलो जी, बस अब बोल बोल के भी थक गया हूँ मैं जी, आज की वार्ता को अब यहीं इस नॉस्टैल्जिया के साथ जो है ना समाप्त करते हैं। अ, हम्म, और वैसे भी अब लंच का टाइम हो चुका, मुझे वो मेड कई बार आके बोल चुकी है साहब लंच कर लो लंच कर लो, तो जरा अब लंच कर ले परिवार के साथ बैठ के। तो आप लोगों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने मेरा जीवन जीवंत कर दिया है। और संदीप भाई आप तो क्या बात है, आपने तो नॉस्टैल्जिया में घुमा दिया। थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू यशपाल भाई, थैंक्स रवि भाई, थैंक्स बेचैन जी, थैंक्स ऑल, गॉड ब्लेस यू। जी दोस्तों, दोबारा से इस सभा में प्रणाम। जी, एक तो यशपाल जी आपने जो एक बात पूछी थी, पहली बात तो ये है कि हम सबको इन विषयों पे बातचीत करनी चाहिए। ये जाति पाति कास्ट और ये सब चीज़ों का जो आपने प्रश्न पूछा, हम अगर पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी कलाकार अगर हम ये बातें आपस में नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, और खुल के करेंगे तभी बातचीत के बारे में पता लगता है। बात छुपाने से नहीं होती, बात खोलने से होती है। अच्छा, मेरे उसमें क्या रहा, एक तो मैं सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ, ऊपर से वहाँ कॉन्वेंट में, तो हमारे वहाँ एक अलग एटमॉस्फेयर होता था, ब्रदरहुड का एक वहाँ वो रहता था। दूसरा वैसे भी हमारे परिवार में क्या था, हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, और वो पढ़े लिखे आइडियलिस्टिक आर्य समाजी थे, और 13 साल हमारा हुक्का पानी बंद रहा। हम करनाल शहर जाटो मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो क्योंकि आर्य समाजी थे तो दलितों का कुएं पे चढ़ाना और इस तरीके के उसमें, तो हमारा हुक्का पानी बंद रहा। लेकिन वो हुक्का पानी बंद होना कामयाब नहीं हो पाया, वो इसलिए कि वो संपन्न थे, वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, वो बिजनेसमैन भी थे और पैसे वाले थे, सब कुछ था। तो इसलिए वो इतना जोर शोर से जैसे हुक्का पानी बंद होता है नहीं था, लोग फिर भी मिलने जुलने चुप 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 के आते हैं, धीरे धीरे सबको जरूरत होती है तो खत्म हो। हमारे दादाजी ने हमारी बुआ जी की शादी भी जो है ना वो इंटरकास्ट मैरिज की थी, उस टाइम में सन 47 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको, तब। इसी तरीके से हमारे अपने परिवार में हमारे यहाँ जो शादियां हैं, मेरी अपनी शादी जो है वो मैम जो है वो राजपूत हैं,
तो उसमें है। और इस तरीके से आगे मेरे परिवार में मेरे अपने कज़न हैं, मेरे एक कज़न की चौरासियाँ हैं, दूसरे मेरे कज़न जो है उनकी एक क्रिश्चियन है, एक मेरे कज़न है उनकी वाइफ पंजाबी हैं। तो हमारा सारे परिवार में इस तरीके से एक मेल-जोल है, वो सारा संबंध है। मेरी अपनी एक भांजी जो है वो पंजाबीज़ में मैरिड है, दूसरी भांजी वो भी इसी तरीके से पंडितों में मैरिड है। तो हमारे तो जब वो ब्याह शादी में हम सब इकट्ठे होते हैं, तो हमारा तो इकट्ठी जो होता है ना, वो खूब रंगीन होता है। मतलब सब जाति के लोग, सभी तरीके के लोग वहाँ क्रिश्चियन तक भी मिल जाते हैं। तो ऐसा-सा एक माहौल हमारे परिवार का असल में है। तो इसलिए वो कभी चीज़ जो है ये इस तरीके की उभरी नहीं हमारे व्यवहार में। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल प्रश्न पूछें तो प्रश्न के उत्तर भी देने चाहिए। दूसरा आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा यशपाल जी आपने कि अब ये जो वेब सीरीज और ये सब चले हैं तो इसमें मतलब वो अश्लीलता कहो, नंगापन कहो या सेक्स कहो, सीधे शब्दों में कहो तो सेक्स जो है और वो भी ओपन सेक्स वो भरा पड़ा है। मतलब हर एपिसोड के में उसमें वो एक होता है। लेकिन ये बात क्या है असल में कि पहले हमारे से पहले देखें हम बहुत कुछ वेस्टर्न सिनेमा से लेते हैं। वेस्टर्न सिनेमा में पहले गाने हुआ करते थे, डांस भी हुआ करते थे। वही हमने जब हिंदी सिनेमा शुरू किया तो हमने भी गाने और ये लिए और फिर गीत संगीत हमारे यहाँ का भाग भी है, जीवन का भी भाग है। अब इसी तरीके से अब उन्होंने जो है वो गीत संगीत तो छोड़ दिया। उन्होंने जो वेस्टर्न सिनेमा ने जो है वो म्यूजिक में सॉन्ग्स वॉन्ग्स बहुत रेयर होते हैं, उनका कोई सिचुएशन ही ऐसी हो तो उसमें आ जाता है तो अलग है, अदरवाइज सॉन्ग्स उनके उसमें नहीं होते कभी। लेकिन वो रोमांस को एज इंटरल्यूड ले लेते हैं, क्योंकि जैसे थ्रिलर थ्रिलर है, एक्शन है, एडवेंचर है, तो उसमें मतलब कंटिन्यूस वो नहीं चल सकता। सिनेमाटोग्राफी के हिसाब से वो कंटिन्यूस नहीं, एक ही तरीके का वो नहीं चल सकता इमोशन, तो उसको इमोशन को ब्रेक तो करना ही पड़ता है। और जो ब्रेक करते हैं वो उसको पहले रोमांस से ब्रेक किया करते थे, अब वो रोमांस से ब्रेक नहीं करते, वो उसको सेक्स से ब्रेक करते हैं। और यही अब जो हमारी वेब सीरीज में हुआ है शुरुआत, वो यही हुई है कि सारे वेब सीरीज तकरीबन जो आ रहे हैं थ्रिलर्स आ रहे हैं, है ना, विद सो मच ऑफ वायलेंस आ रहे हैं। और उस सारे वो वायलेंस और थ्रिल वो थ्रू आउट सस्टेन नहीं हो सकता, तो उसमें रिलैक्सेशन बीच में देनी पड़ेगी। अब उस रिलैक्सेशन को आप रोमांस से दे सकते हैं और अट्रैक्टिव तरीका क्या हो जाता है वो सेक्स से। और वो सेक्स भी कैसा, टोटली बिल्कुल वेस्टर्न सीजन्स की तरह, वेस्टर्न मूवीज की तरह ही वो सेक्स फॉलो किया जा रहा है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स थी, गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इसी तरीके से कहाँ लड़ाई झगड़ा धंधा मार पिटाई सब कर बुरी तरीके से, मतलब सारा, और बीच में फिर सेक्स, और वो सेक्स वाइल्ड सेक्स। मैं आपको एक और बताएं कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़े टीआरपी वाला जो सीजन है ना, सबसे बड़े टीआरपी आज तक की वर्ल्ड में किसी की सबसे बिगेस्ट टीआरपी जो हुई है किसी मतलब किसी सीजन की, टेलीविजन सीजन की, वो गेम ऑफ थ्रोन्स की हुई है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आप ये देखना, उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में ये तो जो हमारे यहाँ भी ये दिखा रहे हैं, ये अभी शुरुआत है वेब सीरीज में, ये अभी और आगे जाएगा। अभी तो ये सेक्स चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे उसमें मिर्जापुर में ही ले लो, तो उसमें उसने नौकर के साथ का उसी तरीके का वाइल्ड सेक्स की। और कॉज रीजन क्या उसमें दिखाया कि वो थोड़ा एज में हस्बैंड बड़ा है और वो एक टिपिकल जो इंडियन साइकी में है कि लेडी तो रहेगी लेट के नीचे,
और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसकी वाइफ की, वो ये है कि ओवर राइड करने की और वाइल्ड सेक्स की, तो वो उसकी वो नौकर पूरी करता है। तो ये तो शुरुआत है अभी। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में आप देखें अगर, वो 8 सीज़न है उसके, और उसमें हर जगह अरे साहब, ब्रदर और सिस्टर एंड दे आर हैविंग ए चाइल्ड, और वो मैरिड है, उसकी मतलब किंग से मैरिड है, और स्टिल हैविंग सेक्स विद ब्रदर, और ब्रदर से बच्चा पैदा हुआ है। और पता नहीं कहाँ-कहाँ वो क्या किस तरीके से हर एपिसोड के बाद वो सेक्स, और ये पहला ही नहीं है, इससे पहले एक और स्पार्टैकस आया था, स्पार्टैकस में भी उसी तरीके से। अब ये हमारे यहाँ ये सारे के सारे, चाहे वो नवाजुद्दीन वाला सेक्रेड सेक्रेड गेम्स है ना? अब सेक्रेड गेम्स में यही चीज़ है, उसमें भी सेक्स का। वो कैसे वो मतलब मेल टाइप सेक्स भी उसमें है, इस तरीके का दिखाए हुए सब तरीके के। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ की सोसाइटी में और वेस्ट की सोसाइटी में फ़र्क क्या है, कि वेस्ट की सोसाइटी में एडल्ट जो हैं, वो अगर अलग रहते हैं। मैं आपको एक और बताएँ कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़े टीआरपी वाला जो सीज़न है ना, सबसे बड़े टीआरपी आज तक की वर्ल्ड में किसी की सबसे बिगेस्ट टीआरपी जो हुई है किसी मतलब किसी सीज़न की, टेलीविज़न सीज़न की, वो गेम ऑफ थ्रोन्स की हुई है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आप ये देखना, उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में ये तो जो हमारे यहाँ अभी ये दिखा रहे हैं, ये अभी शुरुआत है वेब सीरीज में, ये अभी और आगे जाएगा। अभी तो ये सेक्स चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे उसमें मिर्जापुर में ही ले लो, तो उसमें उसने नौकर के साथ का उसी तरीके का वाइल्ड सेक्स की, और कॉज रीजन क्या उसमें दिखाया कि वो थोड़ा एज में हस्बैंड बड़ा है, और वो एक टिपिकल जो इंडियन साइकी में है कि लेडी तो रहेगी लेट के नीचे, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसकी वाइफ की, वो ये है कि ओवर राइड करने की और वाइल्ड सेक्स की, तो वो उसकी वो नौकर पूरी करता है। तो ये तो शुरुआत है अभी। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में आप देखें अगर, वो 8 सीज़न है उसके, और उसमें हर जगह अरे साहब, ब्रदर और सिस्टर एंड दे आर हैविंग ए चाइल्ड, और वो मैरिड है, उसकी मतलब किंग से मैरिड है, और स्टिल हैविंग सेक्स विद ब्रदर, और ब्रदर से बच्चा पैदा हुआ है। और पता नहीं कहाँ-कहाँ वो क्या किस तरीके से हर एपिसोड के बाद वो सेक्स, और ये पहला ही नहीं है, इससे पहले एक और स्पार्टैकस आया था, स्पार्टैकस में भी उसी तरीके से। अब ये हमारे यहाँ ये सारे के सारे, चाहे वो नवाजुद्दीन वाला सेक्रेड सेक्रेड गेम्स है ना? अब सेक्रेड गेम्स में यही चीज़ है, उसमें भी सेक्स का। वो कैसे वो मतलब मेल टाइप सेक्स भी उसमें है, इस तरीके का दिखाए हुए सब तरीके के। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ की सोसाइटी में और वेस्ट की सोसाइटी में फ़र्क क्या है, कि वेस्ट की सोसाइटी में एडल्ट जो हैं, वो अगर अलग रहते हैं। तो मतलब क्या होता है, कई बार अंतर ये पड़ जाता है कि हम कॉमर्शियल के चक्कर में जो है ना, कि हमें इससे क्या लेना है, हमें तो बिजनेस से मतलब है। तो ये बॉम्बे में बैठा हुआ आदमी तो ये बात सोच सकता है, क्योंकि उसको कोई किसी तरीके से रिश्तेदारी का, कोई और का, कोई बड़े का, कोई छोटे का, कोई उसको शर्म नहीं, क्योंकि वो सारा एक उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन हम, यस, वो ज़रूर है कि अगर हम थ्रिलर्स बना रहे हैं और एक्शन ओरिएंटेड वो बना रहे हैं एपिसोड्स और वेब सीरीज बना रहे हैं, तो बीच में वो रिलैक्सेशन तो कोई देना ही पड़ेगा ना जी। वो भी तो मजबूरी है ना, आपके सिनेमाटोग्राफी की आपकी मजबूरी है, कुछ तो करोगे ना बीच में। अगर आप थ्रिलर बनाएंगे या वायलेंस का वो ओरिएंटेड वो बनाएंगे, तो उसमें कहीं रिलैक्सेशन तो आपको देनी पड़ेगी बीच बीच में एज पंचेस। वो देखने की बात है कि आप उस रिलैक्सेशन को
गीत के तौर पर, संगीत के तौर पे ही बीच में देते हैं, या आप उसको रोमांस के तौर पे दे देते हैं, उसमें बीच में रोमांस इंसर्ट करके, या आप उसमें सेक्स इंसर्ट करके देते हैं, या आप उसको वाइल्ड सेक्स करके दे देते हैं। तो वो चॉइस जो है वो आप किसके लिए, मैं किसके लिए हम बना रहे हैं, हमें उसके लिए ही सोचना पड़ेगा। बाकी ये सब रिश्ते के बिना और कुछ दिखाना, ये सरप्राइज शॉक्स के एलिमेंट देने के हैं कुछ। कोई ऐसा ही है कि लड़की गंजे होके घूमने लग जाए तो सारे देखते हैं, है ना जी। आदमी भी गंजा होके घूमने लग जाए तो सारे देखते ही हैं। बिल्कुल उसी तरीके से चंद्रावल में बाहर का वो बागड़ियों का था तो हम झाँक झाँक के देख रहे थे, नयापन था। तो इस तरीके के ये अश्लीलता भी एज नयापन थ्रो करने ही करते हैं, बट फाइनली इट विल श्योरली डाई डाउन। हमारे यहाँ रागनी गाई जाती हैं और गाई जाती हैं, सब तरीके के सरप्राइज एलिमेंट होते हैं, उसमें भी मिलते हैं, लेकिन फाइनली वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे सुनी नहीं जाती, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे देखी भी नहीं जाती, चाहे जितनी मर्जी जैसी मर्जी भी। जी यशपाल जी, आपने साहित्यिक कार्यशाला के बारे में पूछा है। असल में क्या था कि जब मुझे 3-4 साल नौकरी करते वहाँ हो गए, तो यूथ फेस्टिवल होते थे, और मैं यूथ फेस्टिवल में देखते थे कि ये डिबेट, डेक्लेमेशन, पोएट्री, ये कंपटीशन होते थे, और उसमें मतलब यूं कहें कि जो पार्टिसिपेंट होते थे वही होते थे, सिर्फ पार्टिसिपेंट के अलावा और कोई नहीं होता था। ऑडियंस भी पार्टिसिपेंट ही होते थे, तो सुनने वाला और कोई नहीं होता था वहां पे। तो ये सोचकर कि इनको हम इनपुट क्या दे रहे हैं अपने वाला, तो हमको इनपुट तो उनको दे नहीं रहे थे। वो आते थे तोते की तरह रटा हुआ भाषण दे के बोल के चले जाते थे। तो इसलिए हमने कहा कि हम अपनी तरफ से इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए डिपार्टमेंट। क्योंकि मेरा सदा ये रहा है कि कोई भी मैं अगर गतिविधि करा रहा हूँ या कोई भी चीज करा रहा हूँ, तो मेरा उसमें इनपुट होना चाहिए, मेरा अपना उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो चाहे ना ही सिर्फ ये, बल्कि इवन यूथ लीडरशिप कैंप्स भी जो थे, जो मैं ऑर्गेनाइज करता था, तो मैं उसमें भी इसी तरीके से अपना इनपुट देता था। किसी ने बच्चे ने अगर मेरा कोई कैंप अटेंड किया हुआ होगा, तो वो आज भी उसको याद होगा हर हालत में, क्योंकि उसमें एक मैं पर्सनल इनपुट अपना डालता था कि जिससे उसका चेंज हो, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, उसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन आए, उसकी सोच में परिवर्तन आए, ऐसा सोच के किया करता था। तो ऐसे ही उसमें ये साहित्य कला, जो साहित्यिक हमारी कार्यशाला है, इसका रहता था। तो इस कार्यशाला में क्या करते थे कि हमने करा कि ये डिबेट डेक्लेमेशन और ये सब चीज़ों का हम कंपटीशन हमने बंद करा दिया। हमने कहा उसकी जगह कंपटीशन होंगे, विनर्स भी होंगे, लेकिन मैं 5 दिन की कार्यशाला लगाऊंगा। पहले 3 दिन हम उनको सिखाएंगे कि कैसे डिबेट होती है, कैसे पोएट्री होती है, कैसे लेक्चर होता है। तो ये पहले उनको 3 दिन दिखाएंगे, ताकि उनसे डेमोस्ट्रेशन भी कराएंगे। उनके डेमोस्ट्रेशन करा के उसमें हम अपना इनपुट डालेंगे, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, रिसोर्स पर्सन्स बुलाएंगे, जो कि उसका बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप स्पीच बना रहे हैं तो स्पीच का कंटेंट कैसे प्रिपेयर करें। तो हम बड़े बड़े साहित्यकार बुलाते, ताकि वो साहित्यकार अपने आकर उनसे बातचीत करते थे। और हम साहित्यकारों को भी बुलाकर हम ये कहा करते थे कि आपके बोलने के लिए हमारी तरफ से कोई विषय नहीं है। आप जिस विषय को अपने लिए बेहतरीन समझते हो और ये सोचते हो कि मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं, आप उस विषय पे बोलिएगा। तो बिना विषय के हम उन्हें बुलाते थे और ये पहले ही बता देते थे। धीरे धीरे वो रेगुलर आते थे तो उनको पता होता था। कुछ ऐसे लोग थे जैसे संस्कृत से जुड़े हुए, तो हमें, क्योंकि हम हर भाषा का भी ध्यान करते थे। मान लो संस्कृत का मैंने बुलाना है, तो करनाल के महावीर शास्त्री जी थे, हैं महावीर शास्त्री जी हैं, मैं उनको बड़े दिग्गज प्राणी मानता हूँ।
हालांकि उनका मुख्य तो मेन जो उनका है, असल में तो मैं उनका फैन पहले हुआ था उनके चुटकुलों का। अरे साहब, चुटकुलों का वो खजाना भंडार है, अथाह भंडार। और वो एक तरीके के चुटकुले नहीं, वो द्विभाषीय नहीं त्रिभाषीय चुटकुलों के भी भंडार है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, और वो संस्कृत में से भी कहाँ से साहित्य, कहाँ से अश्लील साहित्य और कहाँ से क्या, वो सब कुछ वो संस्कृत में धारा प्रवाह सीधे खड़े होके बोल सकते। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं उसमें बुलाता था कि जो प्रैक्टिकली उन्होंने पीछे उसका क्या नाम है, ये जो जफरनामा है गुरु गोविंद सिंह जी वाला, उसकी भी उन्होंने संस्कृत में श्लोक में ट्रांसलेट किया था। इस तरीके की उनकी बहुत सी किताबें। ऐसे ही प्राचीन शास्त्रों के बारे में, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को पता लगे, जब भाषण देते हैं तो उनके पास वो चीज होनी चाहिए। क्या उपनिषद है, लोग क्या भाषण में शुरू तो कर देंगे वेद उपनिषद पुराण, लेकिन है क्या वेद, है क्या उपनिषद, है ना। इन सब के बारे में मैं उनसे परिचय करवाता था, उन इन साहित्यकारों के जो इस तरीके के लोग आते थे। फिर प्रोफेसर रणवीर सिंह इंडोलॉजिकल स्टडीज के, उनको बुलाते थे ताकि वो बताएं गीता का है तो गीता क्या है, कहाँ क्या है, ये इस तरीके की। इसी तरीके से जो दूसरे बड़े साहित्यकार दिल्ली से सारे आते थे, नामवर जी जैसे, केदार जी भी, पवार जी भी, राजेंद्र गुप्ता जी भी, राजेंद्र यादव जी भी, ये सारे आए हुए हैं। मतलब नेम कहाँ मैं सबको याद करूं, सभी लोग। अच्छा, यंगर एलिमेंट भी संगम पांडे जैसे हैं, और कितने ही अब अच्छे अच्छे अभिषेक पंडित जैसे भी, और नीले उपाध्याय जैसे, ये पोएट नीले उपाध्याय पोएट बहुत अच्छे, वो आते थे। साहित्य के भी बहुत अच्छे ज्ञाता है। फिर मैं पोएट्री के बच्चों को 2 दिन तो इनको करता था भाषण बोलने में, मंच पे कैसे खड़ा होना है, माइक को कैसे यूज करना है, माइक को हैंडल कैसे करना है, वॉइस को स्पीच की तरीके से कैसे यूज करना है, आपने अपने सांस लेने को उसको में कैसे यूज करना है, एज इमोशन, ये सारी चीजें उनको उसमें सिखाया करता था, टू मेक इफेक्टिव यूज। 2 दिन के बाद फिर हम ग्रुप बांट देते थे पोएट्री का, पोएट्री वालों को अलग कर देते थे। पोएट्री के लिए हम पोएट्स को बुलाते थे, और पोएट्स को उनके साथ बिठाते थे, और उन्हें कहते थे पहले पोएट्स अपनी पोएट्री भी सुनाओ उनको, और उनकी पोएट्री लिखी हुई है वो सुनो, और वो जो पोएट्री उन्होंने लिखी है उस पोएट्री को जो उसमें सुधार हो सकता है उसमें सुधार करो, है ना, उनको। ताकि वो जब 5वें दिन अपनी पोएट्री कंपटीशन में जाएंगे तो उनको पोएट्री लिखनी आती हो, आपके द्वारा वो सारी इवेल्युएट हुई हो। और कई बार तो हम ऐसा भी करते थे कि हम उसी दिन विषय देते थे, अब इस पे कविता लिखो। तो क्योंकि वो सारे प्रोसीजर से निकलते थे, तो आगे पोएट्री की उन्होंने अपने अच्छी कविता भी करनी शुरू करी। उस श्रेणी में अपने रमेश चहल भाई भी हैं, है ना, अंबाला की गुरप्रीत हैं, नवनीत ऑस्ट्रेलिया की हैं, आपने वो रमेश तामक जो हैं बॉम्बे, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट है एआईजी के, वो हैं। चेतन चौहान यूएस में हैं। मतलब कुछ नाम बताओ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे जो उसमें जुड़े हैं। हमने पीछे एक सेशन किया था, अभी एक दिन फेसबुक पे लाइव भी किए थे हमने सबके। तो ये कार्यशाला हमारी हर वर्ष मतलब रहती थी। फिर इस कार्यशाला का एक और वो होता था, मैं वो एक्सरसाइज एक होती है जिसको हम सट्टा खिलाना कहते थे, मैंने उसका नाम रखा हुआ है सट्टा खिलाना, क्योंकि हम उनको बच्चों को इतना बोलने का मौका, बार बार बोलने का मौका देते थे कि उनकी सारी झिझक खुल जाया करती थी। और उसमें लास्ट एक्सरसाइज हुआ करती थी जब हम उसमें वॉलंटियर मांगते थे, क्या हो भाई सट्टा खेलने कौन आएगा। और वो सट्टा गेम क्या होती थी कि जो वॉलंटियर करता था उसको हम मंच पे खड़े कर देते थे, मंच पे खड़े करके उसको हम माइक दे देते थे, तो उसके पास माइक है, और फिर हम उसको अनाउंस करते थे कि आप जिस विषय पे बोलना चाहें आप उस विषय पे बोलिएगा, और उस विषय पे बोलने में हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और वो विषय कोई भी हो सकता है, विषय से भटक भी सकते हैं, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। कब तक नहीं रुकेंगे?
सामने जो हमारे पास बाकी पार्टिसिपेंट्स होते थे, 100 या 150 या 200 जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको ये छूट होती थी कि आप इनको हूट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास माइक नहीं होता था। आप इनको हूट कर सकते हैं, आप इन पे फब्ती कर सकते हैं, आप इनको कमेंट कर सकते हैं, आप जो चाहें, दर्शकों की छूट है। और उधर उसकी छूट है, वो उनका अपनी तरफ से बोलता जाए या उनकी बात सुन के उसका जवाब दे। तो वो फाइनल होता था। फिर जिसने वो गेम खेल ली, हम ये मानते थे कि नाउ वो किसी भी डर से दूर है, और किसी मंच पे उसे खड़ा कर दिया जाए तो वो उस मंच पे मार नहीं खाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे उद्दंड दर्शक होते हैं, तो मेरे रत्नावली में जब मैं सारे दर्शक इस तरीके के भी होते थे, तो मैंने अपने जो स्टूडेंट वॉलंटियर वहाँ पर एंकरिंग के लिए खड़े करता था, तो मैं वो वाले स्टूडेंट्स जो ये सट्टा खेल चुके होते थे, उनको मैं लाकर वहाँ मंच पे यूथ फेस्टिवल्स में खड़े करता था। क्योंकि शिक्षक भी जो है ना, टीचर्स भी, वो भी घबरा जाते थे, दब जाते थे, वो लोग कमेंट कसते थे, उनसे डर लेते थे। तो मेरे वाले स्टूडेंट्स जो थे, वो क्योंकि मैंने उस कार्यशालाओं में से तराशे हुए थे, तो वो कहीं घबराते नहीं थे, और उलट के जवाब भी दे देते और कंट्रोल भी करते थे। तो ये कार्यशाला इस तरीके से चलती थी, और इसी में से फिर हमारे ये सारे लोग जो मैंने पहले ही बताया था, ये सारे उसी में से निकले हैं, और बड़े सशक्त हैं। कहीं खड़े कर दो, जैसे आपके पास भी मैंने एक कौन सा फंक्शन है, प्रवीण शर्मा भेजा था, तो प्रवीण उन्हीं में से। और ऐसी मेरे पास एंकर्स की फौज है, जो मेरे शागिर्द भी हैं, गर्व से कहते हैं कि शागिर्द हैं, और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। एक इशारा करता हूँ तो बेचारे मतलब मेरे बेटों की तरह, बेटियों की तरह मेरे साथ आके खड़े होते हैं। बल्कि इसमें कई बार तो हम क्या करते थे कि जैसे गुरुद्वारे का पाठी बुला लिया, तो हम उन्हें ये नहीं कहते थे भाई आप इस विषय पे बोलो, किसी को भी हम ये नहीं कहते थे कभी। जैसे मैंने एक बार, आप जानते होंगे, नाम सुना, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, वो नाम भूल गया मैं, वो चश्मा लगाते थे, सियाल साहब। सियाल साहब, आपने देखा सियाल साहब बोलते थे तो बड़े अपने जेस्चर्स यूज किया करते थे, बड़े उससे ड्रामेटिक उससे। तो सियाल साहब को बुलाया, तो लेकिन उसमें हम बच्चों को भी बोल देते थे कि आपने इनके जेस्चर्स देखने हैं, ऑब्जर्व करना कि हाउ ही मैजिकली यूजेस हिज जेस्चर्स, है ना। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद, फिर जब वो चले जाते थे, तो उसके बाद उनसे चर्चा उसी चीज को लेकर किया करते थे। तो ऐसे ही अलग अलग विषय पे बुला लेते थे। और इसके बारे में एक एग्जांपल आपको एक स्टूडेंट की बताता हूँ मैं। एक वर्कशॉप में एक स्टूडेंट आया, थोड़े ग्रामीण से बैकग्राउंड का लगता था, हिसार से था वो लड़का, बीएड कॉलेज से। तो जैसे मेरी आदत, सभी को पहले सबसे पहले हम परिचय लेते हैं, और परिचय में हम ये कहा करते हैं कि परिचय देना है, अपना नाम बताना है, और अपना कॉलेज बताना है, अपना आपकी हॉबी क्या है, आपका पैशन क्या है, और आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। और उसमें ये नहीं कहिएगा कि जी मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं ही। तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते थे। तो धीरे धीरे वो खुलने शुरू होते हैं, वो पहला शुरुआत होती है मतलब। उसके बाद जब उसको बुलाया, तो वो मैंने एक विषय दिया, और उसको बोलने में वो थोड़ा सा सबका यार बात नहीं करी उसने। तो मैंने उसको फिर से दोबारा से कहा कि मैं अपनी हर कार्यशाला की शुरुआत में बात कहा करता हूँ कि आप किसी भाषा में बोलें, हिंदी में बोलें, संस्कृत में बोलें, हरियाणवी में बोलें, पंजाबी में बोलें, माँ बोली है, माँ बोली से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ये सबको समझाता हूँ। और इसलिए आप अपनी माँ बोली में बोलेंगे तो आपकी कदर उतनी ही होगी जितनी और किसी उसमें भाषा में बोलने पे होती है। तो मैंने उससे बुलाकर कहा, मैंने कहा पहले दिन का याद है तुम्हें समझाया था, जो बोली में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो उस बोली में बोलो। तो वो लड़का एनकरेज हुआ, आके मेरे पास, मैंने फिर उसके कान में बैठ के मंत्र फूका। मैंने कहा बेटे, आपने अब उस विषय पे बात करनी है जो तुम्हें इतनी चुभती हो जीवन में, और आप चीख चीख के चिल्ला के सबको बताना चाहते हो कि मैं सुन लो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समस्या है, और कोई तुम्हारी वो सुनने को तैयार ना हो, तो आपने उस विषय के ऊपर बात करनी है। तो वो लड़का बोलना शुरू हुआ, और उसने कहानी सुनाई कि जी मैं क्या करूं। उसने नाम बताया, तो वो मुस्लिम लड़का था। उसने बताया कि जी मैं यूपी के वहाँ फलाने गांव का रहने वाला हूँ,
मेरे गांव का सरपंच भी हमारा मुसलमान है, पूरे हम सारा ग्राम हमारा मुसलमान है। मैं यहाँ बीएड करने आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं शिक्षा का महत्व समझता हूँ और मेरे सरपंच भी मेरा साथ देता है, तो मैं सबको वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर क्या करें, मेरे से समझाऊं कैसे, क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं लगता है समझ आना। कहते हैं वहाँ क्या है, सब मेरे गांव में कोई 8वीं करता है, 10वीं करता है, 5वीं करता है, फिर कोई तरखानी का काम सीख लेता है, कोई बिजली का काम सीख लेता है, कोई किसी वेल्डिंग का काम सीख लेता है, और कोई सऊदी में चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, और कोई कहीं। और मैं यहाँ अब बीएड कर रहा हूँ। वो वहाँ से 4-4 साल, 5-5 साल रह के कमा के आते हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख पैसा वो कमा के आते हैं, और मेरे से पूछते हैं तू क्या कर रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं तू सारी उम्र यही करेगा, अपने घर वालों के लिए नहीं कुछ करेगा। तो कहता है जी मैं कैसे समझाऊं उनको कि वो, मैं बीएड कर भी लूंगा तो मेरे से पूछते हैं कितने की नौकरी लग जाएगी तेरी। तो मैं सोचता हूँ कि बीएड करके मेरी कितने की लग जाएगी, 10,000, 15,000, 50,000। कहते हैं वो लाखों में कमा के आते हैं। तो मैं शिक्षा का महत्व उन लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे उनको कहूं कि शिक्षा जरूरी है, क्योंकि उनको ये जरूरत लगती ही नहीं है। इसीलिए मेरा सारा, मेरा मेरे इस्लामी भाई जो है वो बैकवर्ड है, नहीं पढ़ते, तो उनको कैसे समझाया जाए, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। और उसने इतने अच्छे से भाषण दिया और इतने अच्छे से बोला, हमने खूब तालियां बजाई उसके लिए। तो हम ऐसे विषयों पे छेड़कर मतलब इस तरीके से तैयार करते हैं उन कार्यशालाओं में। ये मेरे कार्यशाला का ये मेरा अनुभव है। लेकिन क्या करें, मैं अब वो कार्यशाला तकरीबन मेरा ख्याल है बीच में तो शायद एक बार बंद कर दी थी, फिर शुरू की। लेकिन अब वो कार्यशाला में बात तो यह है कि आप कैसे रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते हैं। मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं, मेरे से बहुत से लोग नाराज हो जाते थे, क्योंकि मैं लोकल लोगों को वहां नहीं बुलाता था। तो मैं, अब मैं सारों को ओबलाइज ही करने लग जाऊं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करूं। मतलब एक तो ये है कि मैं अपने प्रदेश के साहित्यकार, सो कॉल्ड साहित्यकार, उनको बुलाऊं, है ना, जिनको यहाँ तो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार होते हैं और प्रदेश से बाहर उनको कोई जानता नहीं। या मैं ऐसे लोगों को बुलाऊं जिससे कि मेरे बच्चों की नई फौज तैयार हो। तो मैंने ऐसा ही किया। लोग नाराज हुए, होते रहे। हालांकि कवियों का मैंने तरीका ढूंढ लिया था, और वो कवियों का तरीका ये ढूंढ लिया था कि हम जब 5वें दिन हम कवि सम्मेलन करते थे, जिसमें मेरे बाहर से आए हुए कवि जो होते थे, चौथे दिन हम करते थे, चौथे दिन। तो उसमें उनका भी कवि सम्मेलन में वो भी करते थे। उससे पहले, सबसे पहले मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कवि सम्मेलन करते थे। वो मतलब उनको बिठाया जाता था, उनकी कविताएं मंच पे होती थी। फिर हम सबको, ये जो बाहर से आए हुए कवि थे, इनसे हम उनको पेन गिफ्ट कराते थे। फिर हम जो लोकल कवि शहर के होते थे 5-7, वो भी बुला लेते थे, उनसे हम कविताएं कराते थे। और उसके साथ फिर हमारे जो बाहर से आए हुए ये विद्वान कवि थे, इनके द्वारा उनकी प्रस्तुतियां कराते थे। तो वो एक लोकल पार्टिसिपेशन भी उसमें, उस शहर के जो लोकल कवि होते थे उनकी भी हो जाती थी। तो इस तरीके की ये कार्यशालाएं अलग अलग जगह, सब जगह, हिसार में भी लगी, हांसी में भी लगी, शाहबाद में भी लगी, यमुनानगर भी लगी, करनाल भी लगी, पानीपत भी लगी, सब जगह, कुरुक्षेत्र भी लगी, ऐसे लगती है। लेकिन अब जो लगती हैं उसमें मैं तो खैर, मुझे तो पता नहीं लगती भी या नहीं लगती, क्योंकि पिछले 5 साल से मुझे तो कोई पता नहीं, ना मुझे किसी ने कहा कभी कि एज रिसोर्स पर्सन ही चलो बुला लिया जाए। लाठर साहब ये कार्यशाला इतने सालों से लगाते थे, तो अब लगती है नहीं लगती मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। और मैंने वैसे भी इतने साल, 30 साल काम कर लिया है वहाँ, तो इसलिए मेरी भी कोई विशेष सी जाने की वहाँ इच्छा भी नहीं होती है। तो हाँ, कोई आदर मान सम्मान से बुलाए तो जरूर, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाके कर ले। जी बेचैन साहब, जहाँ तक है एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सपेरिमेंटेशन की तो इमेंस पॉसिबिलिटीज। अभी हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे में नहीं, पूरे देश में ही बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। अभी देखिए कि जो सांग के बारे में मैं आपको बता रहा था, कि जैसे वो सांग को करने में हमने बाइफरकेट करके किया,
भाषण प्रतियोगिता, चुटकुला प्रतियोगिता, सोलो डांस, रागनी, ये सारे अलग अलग करके। और जब सब हो गए तो फिर सांग की प्रतियोगिता शुरू कर दी। पहले 35 मिनट की करी, फिर 45 मिनट का कर दिया, फिर 1 घंटे का, फिर 1.5 घंटे का। और फिर करते करते उसको जब 4-4 शुरू हो गए, मतलब सांग जो है 7-7, 8-8, 9-9 आने लगे, लड़कियां भी पार्टिसिपेट करने लगी सांग में। तो मैंने प्रार्थना रखी खंडेलवाल साहब के आगे। मैं मेरी चंडीगढ़ जाकर उनसे बात की, मुलाकात की। असल में उन्हें काम था, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थी हरियाणा को लेके, तो मैं वो फोटोग्राफ्स देने गया। तो फिर मेरा मन में हुआ कि जरा इनसे भी कुछ लिया जाए। मैंने उनके आगे प्रस्ताव रख दिया कि ऐसे ऐसे हम यहाँ सांग का प्रतियोगिता करते हैं अपने रत्नावली में। तो आप लोगों ने भी अपना सांग शुरू करा है पिछले साल, 1 साल पहले, उससे 1 साल पहले हरियाणा कल्चरल अफेयर ने सांग शुरू करा था। तो हमने कहा हम ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ प्रतियोगिता होती है। तो हमारा ये है कि जी, जो वो प्रतियोगिता होती है हमारी सांग की, तो उसमें इनाम आप दे दिया करो ताकि सरकार की भागीदारी हो जाएगी। तो वो कहने लगे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितना इनाम चाहते हो? मैंने कहा जी कुछ ऐसे हो जाए जैसे भाई फर्स्ट को जो है 50,000 दे दो, सेकंड को 40,000 दे दो, थर्ड को 30,000 दे दो, फोर्थ को 20,000 दे दो। तो कुछ ऐसे रख दो। कहने लगे चलो लाख सवा लाख है, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो मैंने कहा जी धन्यवाद। तो मैंने कहा जी फिर एक काम और कर दो ना, मैं कहा आपका फायदा हो जाएगा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा जी आप ये पैसा तो खर्च हो गई इनाम का, तो आप एक काम कर लो ना, आप यहीं टैगोर थिएटर में एक युवा सांग महोत्सव शुरू कर लो। तो उस युवा सांग महोत्सव में उनकी प्रस्तुति करा दो, और प्रस्तुति करा के आप बजाय ये 1 लाख रुपया जो कर रहे हो, इसी को 4 में डिवाइड करके आप 40-40 हजार कर दो, उनको पेमेंट कर दो। सांग के ग्रुप की पेमेंट हो जाएगी उनकी, और आपका एक युवा सांग महोत्सव 4 दिन का आपका समारोह हो जाएगा। गारंटी ये करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स के सांग हैं वो प्रोफेशनल सांगियों से ज़्यादा सुरीले हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ भी नहीं फटी होती और पढ़े लिखे म्यूजिक से लिंक्ड लोग हैं। तो कहने के बहुत बढ़िया। तो उन्होंने उस साल वो युवा सांग महोत्सव शुरू वहाँ 1 साल कर दिया। अखबारों में बड़े बड़े हाफ पेज की ऐड भी होगी, सब कुछ हो गया, हमें भी बेनिफिट हो गया, हमारे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो गया, और वो सांग वहाँ प्रस्तुतियाँ होगी। लेकिन उससे अगले वर्ष जो है फिर किसी भी अधिकारी ने उस बात को आगे टेकअप नहीं करा। तो उसके बाद वो युवा सांग महोत्सव जो वहाँ था चंडीगढ़ में हमारे स्टूडेंट्स का, वो बंद हो गया। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने क्या करा, हमने कहा जी एक काम और करता हूँ, क्योंकि फिर धीरे धीरे मुझे दिख रहा था कि मेरे रिटायरमेंट के 5-6 साल रह गए, 7 साल रह गए, तो अब जाऊंगा निकलेंगे तो पीछे से सांग सूंग लोग बंद कर देंगे। मेरे मन में शंकाएं थी, मैं आपको बताऊं। तो मैंने कहा इसकी ऐसी कैंची फंसाओ कि सारे यूथ फेस्टिवल में से और इनमें से ये सांग बंद ना हो। तो मैंने क्या करा जी, मैंने कहा, मैंने एक प्रपोजल रख दिया और उसका बजट अप्रूवल करवा लिया। ये रखा कि जो हमारे रत्नावली में 4 सांग बेस्ट आएंगे, उन 4 बेस्ट सांग को लेकर हम उनको हर जोन वाइज हम वहाँ पर उसकी प्रस्तुतियाँ करेंगे, करवाएंगे स्टूडेंट से, और उसका नाम रखेंगे रत्नावली युवा सांग महोत्सव। तो जैसे यूनिवर्सिटी के 6 जोन थे, तो वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर उनको अलॉट कर देते थे। तो 4 दिन का वहाँ उस कॉलेज में युवा सांग महोत्सव होता था। और स्टूडेंट्स का बेनिफिट का ये ध्यान कर लिया कि जो सांग की जो स्टूडेंट जाके प्रस्तुति देगी टीम, उनको 20,000 रुपया कैश में पेमेंट होगी। यानी कि 4 सांग होंगे तो 80,000 की पेमेंट होगी। तो हम कॉलेज को 80,000 तो ये दे देते थे, प्लस 1 लाख और दे देते थे भी 4 दिन की सांग की वो प्रस्तुति के लिए मंच लगाना, कुर्सी लगानी, है ना जी, और बच्चों को खाना खिलाना। और ये कर दिया गया कि बच्चों को कैश में पेमेंट दी जाएगी, चेक नहीं दिया जाएगा। मेरे मन में ये था कि चेक दे देंगे, सारा कॉलेज में जाए, कॉलेज में जमा होगा, कॉलेज रख लेगा। कैश देंगे तो कॉलेज में स्टूडेंट के अपने हाथ में आएगा, अपने आप करेंगे। तो ये हमने
यानी कि एक ग्रुप जिसको एक सॉन्ग उसका मान लो पोजीशन में आ गया, तो वो जाके 6 जगह प्रस्तुति देता था। तो यानी कि उसको 1,20,000 की पेमेंट एक कॉलेज की टीम को हो गई। तो 6 मतलब 4 टीम्स को 1,20,000 1,20,000 की पेमेंट होगी, और कॉलेज को ग्रांट क्योंकि 1 लाख से ऊपर दे दी, तो उनका उतना खर्च नहीं होता था, इसलिए और उनको अरेंजमेंट कोई नहीं करने होते, हर कॉलेज लेने को तैयार रहता था। और वो आज तक भी रत्नावली युवा सांग महोत्सव अभी भी चल रहा है। और मुझे ये था कि पैसे इतने बढ़ा दो और कर दो कि जब बंद करेंगे तो सारे चिल्लाएंगे, हमारे पैसे रोक दिए, हमारे पैसे रोक दिए। तो एक टीम जो रत्नावली में फर्स्ट आ जाती है, ये देख लो, तो 4 प्रस्तुतियां करके 1,20,000 उनको पेमेंट हो जाती है, उनकी पॉकेट मनी बन जाती है। पॉकेट मनी बन के अपना बच्चे गांव देहात के आते हैं, और उसमें उनको इतनी पेमेंट हो जाए, उनका तो सारे साल का हर चीज का खर्चा निकल जाता है उनका। तो ये भी एक विधि निकाली। दूसरा बेचैन जी, जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन की बात कही, मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंटेशन के बहुत स्कोप है। और एक यशपाल जी ने पूछा था कि कभी अवरोधक भी आए, क्रिटिसिज्म भी हुए, ऐसा भी हुआ होगा, तो बिल्कुल। मैंने क्या हुआ कि मैंने पॉप जो है ना, हरियाणवी पॉप सॉन्ग, इसकी प्रतियोगिता शुरू कर दी, और उसकी गाइडलाइंस बना दी सारी करके कि ये इस तरीके से होगी। लेकिन उसमें डेफिनेशन रख दी कि पॉप इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्जन ऑफ फोक एज पर फोंटाना डिक्शनरी ऑफ थॉट। ये इसका मतलब निकलता है। तो मैंने इसका पहले, मैं क्योंकि हर चीज जो करता था उसकी प्रस्तुति कराता था पहले, और उसके बारे में बताता था। तो हमने बताया कि पॉप इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्जन ऑफ फोक, तो इसलिए फोक जरूर होना चाहिए, और उसको स्टाइल में हम मीडियम पॉप मतलब दूसरे हम इंडस्ट्रियलाइज वर्जन, हम माइक इंस्ट्रूमेंट्स हम फलाने वो सब यूज करें। तो वो उसमें करके और उसको शुरू कर दिया। अब जब शुरू किया, तो आप यकीन माने कि मेरे खिलाफ पहली बार जब हमने ये पॉप सॉन्ग रखा, यूथ फेस्टिवल्स में डाला साथ में, क्योंकि मैंने रत्नावली में तो डाल ही दिया, अगले साल से यूथ फेस्टिवल में भी डाल दिया। मैं करनाल यूथ फेस्टिवल में गया हुआ था, मेरे खिलाफ एक साथी ने हमारे कैंपेन चला दी, और मेरे खिलाफ बैनर लगे हुए थे, हरियाणवी पॉप महापाप। और उसके बाद वहाँ प्रेस वाले इकट्ठे हो गए, मेरे से पूछे, हमने जवाब दिया कोई बात नहीं। उसके बाद लेकिन वहाँ मेरा साथ दिया मिस्टर वीएन राय ने। वीएन राय वहाँ आए हुए, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने मंच से खड़े होकर मेरी तारीफ करके वो किया। खैर, उसके बाद रत्नावली में पॉप होना था, और मिर्धा साहब संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन थे, और उसमें हमने उनको चीफ गेस्ट बुलाया। अब इस करनाल की संस्था ने क्या करा इस दौरान में, मेरे खिलाफ राष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी कहीं संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन मिर्धा जी, सबको मेरे खिलाफ चिट्ठियां कि जी सत्यानाश कर दिया कल्चर का, फलाना है, और पॉप कर दिया, इससे तो बिल्कुल विनाश हो जाएगा, मेरे खिलाफ लिख दी। दैनिक भास्कर ने मेरे खिलाफ एडिटोरियल निकाल दिया। इमेजिन करें, एडिटोरियल मेरे मेरे इस काम के खिलाफ, हरियाणवी पॉप के खिलाफ एक एडिटोरियल निकाला दैनिक भास्कर ने। और मिर्धा जी वहां से दिल्ली से चले, तो उन्होंने टैप कर लिया कि उन्हें पता था चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और करनाल में करण लेक पे, उचाना लेक पे उनका चाय पानी रखे, और वहाँ प्रेस वाले बुला लिए, और वहाँ उनसे कहा कि जी आप वहाँ मुख्य अतिथि जा रहे हैं, उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया है, फलाना कर दिया, वो लाटरी ने फलाना कर दिया है, पॉप सॉन्ग और फलाना ये। तो वो कहने लगे कोई नहीं, मैं देखूंगा चल के। और वो यहाँ आ गई। और जब वहाँ कुरुक्षेत्र में रत्नावली में आए, तो उन्होंने आते ही मेरे से ये प्रश्न किया कि ये पॉप का क्या चक्कर है, ऐसे ऐसे करनाल में। मैंने कहा जी ऐसा है, मैं अभी सबसे पहले आपके सामने एक हरियाणवी पॉप की प्रस्तुति करा देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें आशीर्वाद दे देना, और अगर आपको ठीक ना लगे तो मैं आदेश कर देना, आज के बाद बंद कर देंगे। और उसके बाद मैंने हरियाणवी पॉप की एक प्रस्तुति उनके सामने रखवाई। अब जब वो प्रस्तुति हुई, उसके बाद वो मंच पे भाषण देने गए, तो उन्होंने बड़े उससे अच्छा भाषण दिया, और कहा कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमें अपनी संस्कृति के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए।
लाठर जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लगे रहें, इसी तरीके से मेहनत से काम करते रहें। और उसके बाद भाई साहब ना तो वीसी का डर रहा, एक बार मृदा जी ने कह दिया, ना गवर्नर का डर रहा, ना चीफ मिनिस्टर का डर रहा, और मेरा वो हरियाणवी पॉप आगे के आगे चलता चला गया, बहुत बढ़िया से धीरे धीरे पॉपुलराइज होता चला गया। तो ये डर भी होते हैं, अवरोधक भी होते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है। तो ये यशपाल जी और वी एम बेचैन साहब, आपके उन प्रश्नों का ये उत्तर। दोस्तों, अगर इजाज़त हो, मैं क्या ये चर्चा कल दोबारा से और शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा अपना, क्योंकि फ़िटनेस का भी इस उम्र में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ये समय जो है ना, ये मेरा एक्सरसाइज़ का समय है, और मैं एक बार उसके लिए निकलना चाहूँगा। और दूसरा क्या है कि सारे परिवार के लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सब भी बार-बार अपनी तरफ से वो भी समय चाहते ही हैं सभी। तो क्योंकि मेरे घर में काफ़ी लोग रहते हैं, मेरे मदर इन लॉ भी हैं, मेरे मदर भी मेरे रहते हैं, तो थोड़ा-सा समय मैं उनको देना चाहूँगा। अगर इजाज़त आप दें, तो ये चर्चा को कल आप कहेंगे तो मैं 11 बजे फिर शुरू कर लें इसको। अभी कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और आज शुरुआत हुई है, तो शुरुआत चलती रहे लंबी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छी बात है, शेयरिंग होती है, तो और ख़ासकर नौजवानों से शेयरिंग होगी, तो they will also feel inspired to do more experimentation and more things, and I'll surely speak on experimentation in Haryani culture. क्या possibilities हैं, क्या? आदरणीय लाठर जी नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल है जनाब कि देखो, चंद्रावल के माध्यम से आपकी एक बहुत बड़ी गजब की पहचान बनी है, सारा सब कुछ रहा है, लेकिन जब युवाओं का जिक्र चलता है, युवाओं में कल्चर की बात चलती है, तो जो सबसे बड़ा आपने योगदान दिया है हरियाणवी संस्कृति को और इनको एक रत्नावली के रूप में, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत यहीं से करें। आप ये बताएं कि किस तरह रत्नावली का गठन करना हुआ और पहला इवेंट कब हुआ था रत्नावली का? और जीवन की कई बार रास्ता, वो कहते हैं ना, आपके चूज करते हैं कौन सा रास्ता आप चूज करते हैं, और वो रास्ता आपको कहाँ ले जाता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि हम जब चंडीगढ़ थिएटर कर रहे थे, तो भानु भाई जो हैं, इनकी अपॉइंटमेंट हो गई एज डायरेक्टर श्री राम सेंटर। तो वो चंडीगढ़ अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ चंडीगढ़ आए, तो उन्होंने मोहन महर्षि जी को कहा कि ये अनूप को मुझे दे दो। अनूप को मैं श्री राम सेंटर में जो है रेपेट्री में इनको एज मेन एक्टर के उसमें मैं इनको अपने पास रखूँगा, तो आप इनको दे दो। मोहन महर्षि जी कहने लगे, वो थोड़ा ललित बहल भी हमारे साथ ही ग्रुप में थे। ललित बहल थोड़ा-सा राजनीति किया ही करते थे, आपको पता ही होगा उनके व्यवहार का, जैसे अपना-अपना हर एक का होता है। तो मोहन महर्षि जी उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, ये अनूप को रहने दो, आप ललित को ले जाओ। तो भानु जी ने ललित को जो है अपने उसमें श्री राम सेंटर में रेपेट्री में रख लिया, और फिर उसने वहाँ पर वो नाटक डेथ ऑफ ए सेल्समैन किया था। मैं देखने भी आया था डेथ ऑफ ए सेल्समैन, क्योंकि भानु जी ने कहा था मैं तुम्हें इस रोल के लिए बुलाया था, इसलिए देख के जाना तुम ये नाटक। तो हम फिर दिल्ली आए थे नाटक देखने, तो डेथ ऑफ सेल्समैन, हालांकि उसमें ललित ने जो है मेन रोल जो था डेथ ऑफ सेल्समैन उसने किया था। फिर वो राडा के फेलोशिप के लिए चला गया, और आगे की अपनी-अपनी यात्रा सभी की होती है। तो मेरी वो यात्रा वहाँ जाकर फिर थिएटर की इस तरीके से